प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का पहला वीडियो बन चुका है। आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग देखे होंगे, समझे होंगे, प्रयास किए होंगे। उसी टर्म के अनुसार यानी उसी चैप्टर के अनुसार सेकेंड वीडियो बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आपको बताया गया था लिविंग वर्ड, जिसमें आपको बताया गया था लिविंग वर्ड। और लिविंग वर्ड होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या उनके अंदर सिस्टम है, किस रूप में वो चालू रहती है, जिसकी वजह से वो लिविंग वर्ड है। तो आइए एक बार उन लिविंग वर्ड यानी लिविंग होने के लिए क्या भूमिकाएं हैं, क्या क्राइटेरिया है, उनके बारे में आप पुनः एक बार दोबारा सुने या जाने। फर्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म सेल का है, सेल का बना हुआ है, या तो एक सेल का होगा या तो बहुत सारे सेल का होगा, जिसके अनुसार सेल के नंबर के अनुसार उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। यानी फर्स्ट फॉर ऑल एंड फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन ए सेल, यानी फर्स्ट हम बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई भी जीव जंतु बना है तो सेल से बना हुआ है। फिर जाकर वो सेल्स, ऑलरेडी आपको मालूम है कि सेल के बाद अगर एक सेल के जीव हैं तो ओनली वन यानी यूनिसेलुलर की बात किया जाए, या बहुत सारे सेल वाले जीव आ जा रहे हैं, यानी वहाँ पर आगे जो बात होती है वो टिश्यू बनती है, जिसको हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो टिश्यू के बाद आगे ऑर्गन की रचना करती है, या ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम का बात करता है, यानी ऑर्गन सिस्टम है, और लास्ट में एक ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म की वर्क होती है। इस तरह जो है आप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यानी सेल से बना हुआ है। यूनिट ऑफ लाइफ पढ़े भी होंगे, सेल इज यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस तरह जो फर्स्ट पॉइंट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, न्यूट्रिशन की बात किया गया था, यानी फर्स्ट फॉर ऑल किसी भी जीव जंतु को ग्रोथ करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसके बॉडी में न्यूट्रिशनल की क्रिया होती है, जो डाइजेशन के सिस्टम के माध्यम से कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद न्यूट्रिशनल लेने के बाद एनर्जी फिर बनती है, जिसको एनर्जी जो है हर ऑर्गन, बॉडी के हर सेल्स उसको यूटिलाइज करता है, यानी उसको अपनी बॉडी में रखकर अदरवाइज दूसरा वर्क करता है, जिसको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं, जिसमें आपको बताया गया होगा एनाबॉलिक, जहाँ पर एनर्जी स्टोर होता है और उस एनर्जी से दूसरा कोई वर्क करता है तो एनर्जी खत्म हो जाती है, यानी उसको हम बोलते हैं केटाबॉलिक। यानी मेटाबॉलिक, एनाबॉलिक एंड केटाबॉलिक से मिलकर बना हुआ है, यानी हम सीधे कह सकते हैं मेटाबॉलिक इज ए केमिकल रिएक्शन इन ह्यूमन बॉडी, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। तो बात को फॉलो जरूर करते होंगे आप लोग। इस तरह आगे हम बात करते हैं फिर, यानी ये अब पुनः दोबारा एनर्जी बरकरार है, इसलिए यहाँ दूसरा तंत्र शुरू होता है, जिसको हम रेस्पायरेशन बोलते हैं, जहाँ पे एटीपी एनर्जी के रूप में फॉर्म होती है, जो एनर्जी यानी ग्लूकोज का टूटना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी एनर्जी। एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मूवमेंट करता होगा, या ग्रोथ करता होगा, या मोशन करता होगा, एंड ग्रोथ एंड रिपेयर, यानी बॉडी का ग्रोथ करने के जिम्मेदार है, यानी रिपेयर भी करता है। यानी हम यहाँ पर रिपेयर भी कर सकते हैं कि हमारे सेल्स डैमेज हो जाती है तो उसको रिपेयर भी करता है, यानी सेल जीवित है तो भी वो रिपेयर करता है, यानी कि ग्रोथ के साथ साथ रिपेयर भी करती है। इसके बाद अपने जैसा जीवों का बनना, यानी रिप्रोडक्शन सिस्टम,
रिप्रोडक्शन सिस्टम क्रिएट होती है, जहां पर अपने जैसे जीवों का उत्पत्ति के लिए कार्यक्रम करता है, अंग होते हैं उसके हिसाब से, मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन, एंड लास्ट एंड डिफिनाइट लाइफ साइकिल। किसी भी जीव जंतु का अपना जीवन चक्र होता है, जन्म लेता है तो मरता है, जन्म से लेकर मरने के बीच में जो घटनाएं घटती है उसके जीवन के साथ, उसके लाइफ के साथ, उसकी उम्र के हिसाब से जो बीतती है, वो एक निश्चित डिफिनाइट लाइफ साइकिल होती है। और इसके बाद ये सारे चीज़ें यानी एक सेल के अंदर पाए जाने वाले एक विशेष पदार्थ होते हैं, मटेरियल होते हैं, जो साइटोप्लाज्म के रूप में ओवरऑल बोलते हैं साइटोप्लाज्म के, लेकिन साइटोप्लाज्म में एक विशेष प्रकार के जलीय विलयन होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें सारे एनर्जी सस्टेन होता है यानी मिला होता है, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। वो प्रोटोप्लाज्म कहते हैं जो जिसको कहा गया जीवन का भौतिक आधार, यानी जीवन इसी में बसा हुआ है, जीवन इसी में बसा हुआ है, जो इनसे होकर सारी चीजें क्रियाएं हो रही हैं। यानी ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये पूरा बताया गया है सारी चीज़ें, ये इनके कैरेक्टर है, यानी ये संपन्न है, ये सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो लिविंग है, जीवित है, लिव है, जिंदा है। इसमें से कोई भी प्रोसेस अपसेंट होता है, डिस्टर्ब होता है, तो वो धीरे धीरे डिड यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बदल जाती है। तो ये रहा आपका समरी जो पिछली क्लासों में आपको बताया गया था। अब आपको बताया जाए बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया जाए, क्योंकि ये सारे चीज़ें जीव जंतुओं को एक साथ रखने के लिए सिस्टम बनाया गया था, जो आप ऑलरेडी जानते हो। बायोडाइवर्सिटी जिसमें वैरायटी ऑफ लिविंग, हम कह सकते हैं वेराइटीज ऑफ लिविंग, यानी लिविंग की वेराइटीज, यानी वो एनिमल की वेराइटीज, प्लांट की वेराइटीज, या माइक्रोब्स की वेराइटीज, यानी सबकी अपनी अपनी बहुत सारे वेराइटीज हुए, बहुत सारे संख्याएं में हैं। तो इस तरह हम बोल सकते हैं वेराइटी ऑफ लिविंग एनिमल, प्लांट, माइक्रोब, सबको ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और इसका रेंज बहुत लंबा है। रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो रेंज का मतलब होता है कितना रेंज में, कितना दूरी पर फैला हुआ है। फैलने के लिए तो बात करें तो हर जगह जीव जंतु हैं, हर जगह सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ जंगल है, फॉरेस्ट है, या कुछ ऐसे हिमालय के स्थान है जहाँ पर बहुत घना आबादी, जंगलों की आबादी है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं मिलते हैं। अनेकों प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे मिलते हैं, जहाँ पर उसकी जो है उन्नति होती है, ग्रोथ होती है। उस ग्रोथ होने के लिए वहाँ पर सिस्टम होगा, जिस सिस्टम को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम यानी इकोसिस्टम अर्थात जिस सिस्टम में सभी जीव जंतु रहते हैं और बड़े आराम से रहते हैं, जिसको सपोर्ट करने के लिए लिविंग और नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों मौजूद होते हैं। क्योंकि लिविंग नॉन लिविंग पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट निर्भर करते हैं। जैसे नॉन लिविंग की अगर बात करें तो सबसे सनलाइट ड्राइवर ऑफ अर्थ, ड्राइवर है। सनलाइट की बात करें तो ये पृथ्वी को चलाने का काम, पृथ्वी के जीवों को चलाने का कार्यक्रम शुरू करता है, यानी शुरुआत करता है। ड्राइवर इसलिए बोलते हैं। सनलाइट है, आपका एयर है, आपका वाटर है, आपका रिवर है, रॉक है, सॉइल है, क्लाउड्स है, रेन है। तमाम जितने भी फैक्टर हैं जो नॉन लिविंग के रूप में होते हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट लिविंग के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। यानी ये है तो ये है, क्योंकि इनकी एनर्जी इनमें आती है और इनकी एनर्जी पुनः वापस इनमें पहुंच जाती है। ये बदलते रहते हैं एनर्जी, जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी बनती है, उतनी एनर्जी बरकरार रहती है। तो इस तरह जो है आपको इकोसिस्टम को समझाते हुए, क्योंकि इकोसिस्टम बेस्ट है तो आपका बायोडाइवर्सिटी भी बेस्ट है। तो इस तरह इकोसिस्टम के माध्यम से रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी को समझाने के लिए प्रयास किया गया है, समझाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उसको समझने का प्रयास करिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
बायोडाइवर्सिटी को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें एस्पेसीज को पहचाननी होती है। एस्पेसीज यानी जाति। यही जाति एक तरीका है जो सभी जीवों को जोड़कर कुछ कैरेक्टर, कुछ बाहरी कैरेक्टर कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिसको देखकर हम समझ सकते हैं कि नहीं वो जीव जो है उनके जैसा लग रहा है। जैसे मान लीजिए हम लायन की बात करते हैं, टाइगर की बात करते हैं, लियोपार्ड की बात करते हैं, यहाँ तक कि बिल्ली की बात करते हैं, तो इनकी जो भौतिक जो आकार है, भौतिक जो स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। दांतों को देखेंगे तो दांत कैनाइन, जहाँ चीरने फाड़ने की चीज़ें होती, पंजा यानी पंजा से पकड़ने की चीज़ें होते हैं। ये कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं जीव जो अलग अलग बना हुआ है, टाइगर, लियोपार्ड या हम लायन बोल सकते हैं या कैट बोल सकते हैं, तो ये सब एक ही जगह से ये सब की उत्पत्ति हुई है। भले परिस्थिति के अनुसार उनके इकोसिस्टम के अनुसार बदलाव हुआ होगा और वो स्पीशीज बदल गया है, यानी उनके जीन जो है बदल गया है। जीन बदल जाने की वजह से, यानी जीन के बदल जाने की वजह से वो एक नई जाति यानी नई जातियों की उत्पत्ति होना शुरू हो गया है। और यही कारण है कि आज जो है पूरे विश्व में की बात करें तो पूरे विश्व में जीव जंतुओं की आबादी इतनी ज़्यादा है जिसको पूरा अध्ययन करना हमें लगता है कई सदियों बीत जाएगी। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा प्रूफ मिला है या कुछ ऐसा प्रमाण मिला है या कुछ ऐसा यानी ऐसा चाबी मिला है जिसको हम खोलकर हम जीवों के बारे में जान सकेंगे, उस जीवों को जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह ये स्पीशीज की जानकारी हो जाने से, और ये स्पीशीज की जानकारी होने का मतलब क्या है, जेनेटिक आनुवंशिकी यानी जीन, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी जीन के बदलाव की वजह से आपका डाइवर्सिटी हो गई। वो डाइवर्सिटी आपकी किस में हो गया, बायोडाइवर्सिटी में, जो विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के मेनी प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हो गई है या हो रही है। ये हो भी गई है, हो भी रही है। तो इस तरह जो है आपके बायोडाइवर्सिटी का जो उत्थान का कारण है स्पीशीज है, जिसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि amount of genetic variability, amount of genetic variability among individual of a single species as also between species, अर्थात जो जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी ये स्पीशीज जो बना है अलग अलग टाइप के, या कहाँ हो सकता है, अमाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, यानी जो जेनेटिक यानी जीन की जो वेरिएबिलिटी है, जो जीन अलग अलग टाइप के हैं जो इसकी उमाइट है, या तो किसी एमंग इंडिविजुअल कोई अकेले सिंगल जीव में हो सकता है, या स्पीशीज वो सिंगल स्पीशीज में हो सकता है। जैसे कि मानव की ही अगर हम बात करते हैं तो मानव का बच्चा मानव ही होता है, जो मानव का कैरेक्टर होता है वो सब कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पेरेंट की तरह नहीं होते हैं, हूबहू अपने पेरेंट की तरह नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर भी क्या है, बदलाव है, वो वेरिएशन है, यानी जेनेटिक वेरिएशन है। रंग रूप कद लंबाई जो भी है, कहीं ना कहीं हर हालत में अंतर होगा। या हम बात करते हैं एज आल्सो बिटवीन स्पीशीज, यानी अलग अलग स्पीशीज के बीच में बात करते हैं। यानी कि हम लायन की बात कर रहे हैं तो इधर हम क्या बोलते हैं, एलिफेंट की बात कर लें, एलिफेंट से बात करके ये डॉग की बात कर लेते हैं। यानी ये सब चीज़ों को हम देखकर अलग अलग उनके बारे में, यानी कहने का मतलब उसकी जेनेटिक डिसऑर्डर यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी के जानकारी हम ले सकते हैं, जान सकते हैं। इस तरह
इस बायोडाइवर्सिटी को बेस्ट करने के लिए अच्छे स्पीसीज का निर्माण हो रही है। और अलग अलग अच्छे स्पीसीज का निर्माण होने का मतलब कि आपकी प्रकृति ने उस स्पीसीज को सेलेक्ट कर रही है। जो प्रकृति सेलेक्ट करती है, बनाती है, वो रहने के हिसाब से बनाती है कि नहीं वो प्रकृति में रहेगा, वो मजबूती से रहेगा, उसकी सारी फैमिली भी रहेगी, इसलिए उसके हिसाब से चयन करता है स्पीसीज को। और चयन करने के लिए दो ही कारण है, पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है आपका वातावरणीय प्रभाव यानी इकोसिस्टम। तो इस तरह दो कारणों के वजह से स्पीसीज बदलती रहती है और बायोडाइवर्सिटी बढ़ती रहती है। ये रहा आपका आज का प्रोग्राम का लेक्चर। जरूर इस वीडियो के माध्यम से बातों को समझने का प्रयास करिएगा और बुक को जरूर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको जरूर जानकारी मिलेगी। बस नेक्स्ट टाइम भेजा जाएगा पुनः इसको आप क्लियर करिए और नोट्स तैयार रखें। किसी दिन आपकी नोट्स की चेकिंग भी होगी, देखा भी जाएगा कि आप कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।